नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आज हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने मोहम्मद बिन तुगलक की असफलता, उसकी विभिन्न योजनाएं, उसके बारे में वर्णन किया। 1351 में ठट्टा में अंतिम अभियान में जब मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हो जाती है तो फिरोज शाह तुगलक, जो उसके भाई का बेटा था, उसे सिंहासन पर बिठाया जाता है 1351 में। अब हमारे जो सिलेबस में टॉपिक है वो है फिरोज शाह तुगलक के विभिन्न कृषि सुधार। तो फिरोज शाह तुगलक के विभिन्न कृषि सुधारों की यदि बात करें हम, तो इसके कृषि सुधारों में हम देखते हैं सबसे पहले कि इसने क्या क्या नीतियाँ अपनाई। तो संभवतः जो मोहम्मद बिन तुगलक से इसने विरासत में जो प्राप्त किया था, जैसे सभी को पता है कि वो एक ऐसा सुल्तान था जिसने पदों के वितरण में जाति, धर्म, वंश, इन सबको इग्नोर करके योग्यता के आधार पर पद दिए। तो आप जनरली आप समझ सकते हो कि उस समय जो इनका जो काजी उलेमा वर्ग था, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के प्रति बहुत सा असंतोष था। और ऐसी परिस्थितियों में ही फिरोज शाह तुगलक का जब सिंहासनारोहण हुआ तो उसने शरिया के अनुसार शासन किया, उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसलिए सबसे पहले उसने जो कार्य किए वो शरिया के अनुसार केवल 4 कर वसूलने का आदेश दिया। बाकी जितने 24 कर थे जो गैर शरीयत थे उन्हें समाप्त कर दिया गया 24 करों को, और केवल 4 करों को ही वसूलने का आदेश दिया गया। और जैसे जिसमें खराज, खम्स, जजिया और जक़ात। खराज क्या था? खराज बच्चों गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, भूमि करता 1/10 भाग था। खम्स युद्ध में लूट से प्राप्त धन था। फिरोज शाह ने 1/5 भाग राज्य को और शेष 4/5 भाग सेना को देना निश्चित किया। जजिया का ध्यान रखना है बच्चों, जजिया पूछा जाता है, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था जजिया। ध्यान रखना, गैर मुस्लिमों से यानी हिंदुओं से, उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हेतु, सैन्य सेवा से मुक्ति हेतु राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर था। जजिया के बारे में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है कि एक तो क्वेश्चन ये दे दिया जाता है कि जजिया क्या है, तो उसमें दे देगा भूमि कर, युद्ध कर, सैन्य कर और अन्य, इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखना, जजिया सैन्य कर था, भूमि कर नहीं था। जजिया सैन्य कर था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था उनकी सैन्य सेवा से मुक्ति लेने हेतु। बच्चे, स्त्रियां, साधु, पागल और भिखारियों को इस कर से मुक्त रखा गया। फिरोज शाह तुगलक लेकिन ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी पहली बार जजिया लगाया। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया लगाने वाला कौन सा सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक। अब जक़ात क्या था? जक़ात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जो उनकी आय का 1/40 होता था। अब ये सब करों के अतिरिक्त तो उसने जो उलेमाओं से व्यापक विचार विमर्श किया, क्योंकि उलेमा ही उसके नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण हिस्सा रखते थे। इसका कारण मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने इस वर्ग को असंतुष्ट किया था। शरिया के अनुसार, इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार उसने शासन नहीं किया। वो एक ऐसा व्यक्तित्व था, एक ऐसा सुल्तान था जिसने धर्मनिरपेक्ष नीति का पालन किया। तो उसके जो असंतुष्ट नीतियों थे, जो व्यक्ति थे, जो उलेमा थे, जो उसके जनसाधारण में जो थोड़ा सा असंतोष था, उसको ढांकने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दूसरी नीति अपनाई। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो उलेमाओं के साथ विचार विमर्श करके ज़्यादा से ज़्यादा नीति निर्धारण के तत्वों को चुनता था। तो उसी के विचार विमर्श के फलस्वरूप नहरों से सिंचाई करने वाले व्यक्ति पर इसने बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जिसमें 5 प्रमुख नहरें थी बच्चों। ठीक है, तो 5 नहरों में मैं बताऊंगी वो बाद में उनके नाम। तो जो भी इन नहरों से सिंचाई करता था अपने खेतों की, उस पर भी एक कर लगाया जाता था, जिसे हक ए शर्ब नामक एक नया कर लगाया जाए। किसने लगाया इसने हक ए शर्ब? फिरोज शाह तुगलक था जो हक ए शर्ब यानी सिंचाई कर लगाने वाला सुल्तान, जो कितना था उपज का 1/10 भाग। ठीक है, मैं इसी में ही कृषि सुधार बताते चल रही हूँ, इन्हीं पॉइंट्स में। और अब आगे देखो कि और क्या कार्य किया उसने। सर्वप्रथम तो उसने जो कार्य किया, सिंहासनारोहण जैसे उसका होता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की असफलता, कठोर नीतियों के कारण समाज के विभिन्न वर्ग असंतोष से ग्रस्त थे। ऐसी स्थिति में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने राजकोष को बढ़ाने, अविश्वास तथा असंतोष को दूर करने के उद्देश्य से प्रेरित होकर मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किसानों को दिए गए 2 करोड़ टंका के तकावी ऋण को माफ किया। ध्यान रखना, पहला कृषि सुधार था इसका। ठीक है,
सुधार समझिए या नीति समझिए, जो भी आप कहे वो आपका अपना विश्लेषण है। मैं आपको बताते जा रही हूँ वो पॉइंट, विश्लेषण आपको अपना करना है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, किसानों का 2 करोड़ टंका का तकावी ऋण माफ़ किया। इसके 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 पीछे भी सुल्तानी कुछ योजना थी। वो यह जनता के प्रति नए सुल्तान की उदार अभिव्यक्ति थी। वह भी शाही खजाने के रिक्त होने की स्थिति में, शाही खजाना पे तो कुछ पैसा है नहीं और महाशय 2 करोड़ के टंके को भी माफ़ कर रहा है किसान। अब इसके पीछे क्या उद्देश्य था, वो जनता की नज़रों में अच्छा बनना चाहता था। इसलिए उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने हेतु शरीयत के अनुसार 4 कर लगा दिए, यानी किसानों को संतुष्ट कर दिया, इधर उलेमा को संतुष्ट कर दिया। अब आगे चलिए, अब देखिए राजस्व का नया बंदोबस्त तैयार करवाया। हिसामुद्दीन जुनैदी नाम एक वित्त विशेषज्ञ को नियुक्त किया। उसने सारा कुछ दस्तावेजों का मूल्यांकन किया और भूमि से 6.75 करोड़ टंका के राजस्व का अनुमान लगाया। लेकिन इसके गुलामों के पास इससे भी अधिक धन था, 13 करोड़ टंका का। इसका कारण अफीक क्या कहता है, भ्रष्टाचार, इजारेदारी प्रथा। इसने जो कार्य किया ना, इजारेदारी प्रथा, इससे बहुत भ्रष्टाचार पनपा। इसने क्या किया, भू राजस्व के निर्धारण में जो मापन की पद्धति थी उसके विपरीत में बटाई पद्धति का अनुसरण किया। भू राजस्व की दर 1/3 निश्चित कर दी गई, ठीक है। और पूर्व सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना में फिरोज शाह तुगलक की लगान व्यवस्था राज्य और किसान दोनों हेतु अपेक्षाकृत रूप से लाभदायक रही, क्योंकि इसने एक तो भू राजस्व की दर कम कर दी, ठीक है, इसलिए लाभदायक रही। संयोग से कोई अकाल नहीं पड़ा, जैसा कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में पड़ गया। वो कहते थे ना, वो तो जैसे ही बेचारा किसी योजना में हाथ डालता और उसकी योजना असफल तो होनी क्योंकि परिस्थितियां भी उसका साथ नहीं देती थी, लेकिन यहाँ परिस्थितियां साथ दे रही है उसका। अब दीर्घकालिक संदर्भ में वंशानुगत जागीरदारी प्रथा और इजारेदारी प्रथा को अधिकाधिक बढ़ावा देना के कारण ही अंततः राज्य और किसान दोनों के लिए व्यवस्था घातक सिद्ध हुई। तो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, जागीरदारी प्रथा क्या होती है और इजारेदारी प्रथा क्या होती है। जागीरदारी प्रथा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जागीर यानी किसी एक भूमि का स्वामी किसी को बना दिया, जागीर दे दी, जागीरदारी इससे हो गई। और उसका स्वामी अब जागीरदार है, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, तो वो ही वहाँ पे कर का निर्धारण करेगा, वो ही वसूली करेगा और उसके अंतर्गत नीचे जितने किसान हैं वो उसका शोषण करेगा, क्योंकि वो जागीरदार है वहाँ का। जागीरदार अपना खर्चा वर्चा काट के जितनी व्यवस्था के लिए उसको पैसा खर्च करना पड़ रहा, शेष रकम को वो अपने राजकोष में जमा कराता था। इजारेदारी प्रथा क्या होती थी, देखो इजारेदारी प्रथा में क्या होता है, सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले व्यक्ति को कृषि संबंधी लगान वसूली का कार्य एक निश्चित समय के लिए दे दिया जाता था, लेकिन इसमें भी जो ठेकेदार सबसे ज़्यादा पैसा लगाएगा उसे ही मिलेगा। अब आप सोचो, ठेकेदार ने पैसा लगाया, जब उसे वो भूमि का टुकड़ा मिला कि 1 साल के लिए दे दिया चाहे 2 साल के लिए दे दिया कि इस पे से लगान वसूली करो, आपकी मर्जी है, आप अपना कमीशन काटो, फिर बचे हुए को सरकार के खजाने में जमा करा दो। अब आप देखिए, एक व्यक्ति पैसे लेके जमीन का टुकड़ा ले रहा है तो वो किसानों से कम ही छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा, वो किसानों का अधिकाधिक शोषण करेगा, वो राजस्व की दर को बहुत उनसे अंतिम हद तक उनको चूसेगा। तो आप बताइए, इजारेदारी प्रथा से भ्रष्टाचार पनपेगा और अंततः यह व्यवस्था राज्य और किसान दोनों के लिए हानिकारक साबित होगी। लेकिन अब इसने और भी जो आगे इसने सुधार किए वो देख लीजिए कि स्वतंत्र सिंचाई विभाग की स्थापना करने वाला शासक था कौन, फिरोज शाह तुगलक। हजारों कुओं, जलाशयों, बांधों के निर्माण के साथ सुल्तान ने करीब 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, जो मोटे तौर पर हिसार, सिरसा, हांसी, दिल्ली, फिरोजपुर और पूर्वी पंजाब के अनेक क्षेत्रों में व्याप्त रही। ध्यान रखना, सतलज नदी से जो नहर निकाली गई थी, जो घग्गर नदी को जोड़ने के लिए, वो इसी ने निर्माण करवाया था उसका। यमुना नदी से हिसार फिरोजा तक उल्गू खानी नहर, सिरमौर यानी यमुना से हांसी होते हुए हिसार फिरोजा की तरफ एक सबसे लंबी नहर थी, राजवाही नहर, सबसे लंबी 200 किलोमीटर की। घग्गर से नवस्थापित फिरोजाबाद यूपी तक एक नहर बनवाई। यमुना नदी से दिल्ली में स्थापित फिरोजाबाद शहर तक भी एक नहर। इस तरह 5 बड़ी बड़ी नहर इसने बनवाई। फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए गए सिंचाई के उपयुक्त विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप कृषि की पैदावार बढ़ी और आय भी बढ़ी। बड़े पैमाने पर सिंचाई की व्यवस्था करने वाला फिरोज शाह तुगलक सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। अफीक इनके बारे में लिखते हैं कि हिसार फिरोजा के आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पहले केवल हमें बंजर, ऊसर, अनुपजाऊ भूमि के दर्शन होते थे और जहाँ खरीफ की फसल भी मुश्किल होती थी, वहाँ अब रबी समेत 3 फसलें आसानी से होने लग गई। तो ये सब थे फिरोज शाह तुगलक के कृषि संबंधी सुधार।
अगला हमारा जो टॉपिक है तो आप इसको गहनता से अध्ययन कीजिएगा। छोटा क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करना है। छोटा मिड क्वेश्चन, यदि बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है उसके कृषि संबंधी सुधारों में, तो आपको ये सब पॉइंट बताने हैं। मैं जितना इन डिटेल में बता रही हूँ उसको याद रखना है। ये पूरा आप अगर लिख के आते हो तो आपको बड़े क्वेश्चन में पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए गिने चुने पॉइंट में फिर से रिविजन करा देती हूँ। यदि कृषि सुधार पूछे जाते सबसे पहले कि इसने मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो किसानों को 2 करोड़ टंका का तकावी ऋण दिया गया था उसे माफ़ किया। किसानों की नज़रों में वो अच्छा सुल्तान बना और कहीं ना कहीं किसानों को भी इससे फ़ायदा हुआ। दूसरा, यह केवल 4 कर ही वसूलने का आदेश दिए जो कि शरिया के अनुसार थे। 24 गैर शरीयत करों को इसने समाप्त कर दिया जो गैर इस्लामिक कर माने गए, ठीक है, जिसमें खराज, खम्स, जजिया और ज़कात 4 कर थे। जजिया का विशेष ध्यान रखना है बच्चों। जजिया कर क्या होता है? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर होता है जो हिंदुओं से लिया जाता है, ठीक है, और जो उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए लिया जाता है। एक प्रकार से सैन्य कर है जो सैन्य सेवा से मुक्ति के बदले लिया जाता है। स्त्री, बच्चे, पागल, भिखारी, ये सब है जो इससे मुक्त माने जाते थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला गया। ये एकमात्र सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब आते हैं आगे। स्वतंत्र सिंचाई विभाग की स्थापना की, ठीक है, और 5 बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण कराया जिससे हिसार, हिसार, सिरसा, दिल्ली, आसी, पूर्वी पंजाब के इतने क्षेत्रों में नहरों से पानी गया। अच्छी फसल हुई और इनका कृषि उत्पादन बढ़ा, ठीक है। भू राजस्व दर 1/3 थी और मापन की पद्धति को छोड़ के इसने बटाई की पद्धति प्रारंभ करवाई। और ये व्यवस्था कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं राज्य और किसान दोनों हेतु अपेक्षाकृत रूप से लाभदायक रही। किंतु यदि दीर्घकालिक रूप में देखें तो वंशानुगत जागीरदारी और इजारेदारी प्रथा के कारण भ्रष्टाचार को अधिकाधिक बढ़ावा मिला और कहीं ना कहीं ये व्यवस्था राज्य और किसानों के लिए घातक भी सिद्ध हुई। अंत में लिखना है निष्कर्ष। आप इन दोनों मतों का विश्लेषण करेंगे और अंत में निष्कर्ष जो आप देना चाहे वो आपका अपना निष्कर्ष रहेगा। ये अपने कृषि सुधार हो गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।